लेट्स लर्न। देखिए जो हमारी सीटेट की जो सीरीज है, टारगेट हमारा जनवरी 2024, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हमने प्रीवियस सीरीज स्टार्ट कर रखे है, उसमें हमने सोशल साइंस का सोशल साइंस वाले क्वेश्चन है वो 72 तक हम कर चुके, 31 से लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज करेंगे, साथ ही हम करेंगे हिंदी का पोर्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन है वो भारत आ चुका था, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने बंगाल की साइड से क्या करना शुरू कर दिया था, अपना बंगाल की साइड से उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और ये बताया गया था लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा था कि कोई भी जो गवर्नर जनरल होगा, बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुगल सम्राट है, मुगलों का शासन यहाँ खत्म हो जाता है और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। तो ये बात कही थी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी ने क्या चला था, यहाँ ट्रेन चलाई थी इन्होंने, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले आए थे, विलियम बेंकेट, इन्होंने एजुकेशन में अपना रोल प्ले किया था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि कोई मतलब ये गवर्नर जनरल है, इन्होंने कहा अवध है ना, अवध कहाँ है अवध, अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है। गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। अवध प्रांत है, ब्रिटिश शासक विलय के लिए यहाँ कौन थे भाई, नवाब वाजिद अली शाह थे। तो ये बात बताई थी, ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जाए। तो यहाँ इस पेपर को देखने के बाद पता क्या लगा कि एक ही चैप्टर से आपके क्वेश्चन बना रखे हैं। ये एक ही चैप्टर 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू, ऐसे ही हमने पढ़ा था राष्ट्रपति वाले से। तो क्या एक ही टॉपिक उठा लिया और वहीं से बना दिया इन्होंने एक बुक से। ये आपका है 8th क्लास का, ठीक है। कानपुर नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो पेशवा किसने कहा था, हम यहाँ खुद जो शासक थे ब्रिटिश से पहले, उन्होंने किसने अपने आप को पेशवा कहा था? ये कहा था नाना साहब ने। नाना साहब ने अपने आप को क्या कह दिया था, पेशवा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे, अगर सपोज करो हमारा टॉपिक है कोई भी कारखाना, ठीक है, गैरेज, तो यहाँ हम अगर बच्चों को हमें पढ़ाना है तो सबसे क्या करेंगे, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करेंगे ना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित की जाएगी, ठीक है। आगे और भी पढ़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, फिल्म दिखा सकते हैं लेकिन जब आप पॉसिबल है तो आप लेकर जाइए, एक कहानी सुनाना नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि जब भी कोई भी आप गैरेज वगैरह है वहाँ अगर बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हो कारखाने वगैरह, तो वहाँ बच्चों को लेकर जाइए, वो पता चलेगा कि कैसे वर्क हो रहा है, बच्चे पूरी प्रोसेस को समझेंगे और ये ईजी रहेगा। और जो नॉलेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, परमानेंट मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एडुसेट से क्या अभिप्राय, एडुसेट क्या है, ठीक है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है? नहीं, सौर मंडल में तो 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 थे अब 8 हैं। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच 9, वो आपके क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, वो आपके एडुसेट नहीं होते। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, ये हो सकता है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एजुकेशन में यूज होता है इसका, पढ़ाई में। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसेट। आपने पढ़ा होगा जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ट्रेनिंग वाले, उनके अंदर एक स्पेशल रूम भी होता है एडुसेट वाला। नेक्स्ट देखिए, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो पंचवाणी और बीजक किसके हैं भैया, तो पंचवाणी और बीजक हैं, ये है कबीर के, याद रख, ठीक है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु के, एलोरा और अजंता वाली पहले भी पढ़ा था हमने, वहां पूछा था कि जो पेंटिंग कर रखे हैं वो कैसे, तो पौधे और वनस्पति से हैं, लेकिन जो छत के ऊपर कर रखे हैं वो पेंट बना रखे हैं, वो स्लेट का उपयोग कर रखा है। अब एक और क्वेश्चन आ गया आपका, अलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल का? तो एलोरा की गुफा के बारे में आपसे पूछा गया, जो भित्ति चित्र है उनके दीवार, भित्ति मतलब दीवार पर बने हैं, जिसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष के रूप में दिखाया गया, किस काल की कृति है? तो ये आपकी कौन सी है भाई, राष्ट्रकूट काल के। ये आपके साउथ के राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य, गुर्जर, प्रतिहार हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा संगठन उपनिषेध में आस्था रखता था? तो कौन सा है जो उपनिषेध के अंदर आस्था रखता था? ये आपका रखता था ब्रह्म समाज,
राजा राम मोहन आ गया है ना। राजा स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन ने। कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 18 तो मैंने बता दिया, इसके पीछे आप लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाग दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा, कि किस दिशा के अंदर वायु चल रही है। वायु वेग नहीं, वायु की दिशा। सेकंड आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक सेकेंड। वायुमंडल में से कौन सी परत डैश तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो आप देखिए, आपको 5 टाइप के ऐसे लेयर दिखाई देंगे, पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर आपका कौन सा है ये? एक्सोस्फेयर और फिर आपकी कौन सी अभी लास्ट वाली 5th है। तो सबसे पहले आपका ये ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पर जितने भी इन्वायरमेंट कंडीशन, मतलब बारिश वगैरह होती है, हेल वगैरह होती है, सारे यहाँ पर होते हैं, वेदरिंग। सेकंड में आपका क्या है? ओजोन लेयर पाई जाती है। इसमें पूछा गया रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे आपके बिल्कुल कौन सी? इसमें आपके यहाँ आपका है, यहाँ पे आपकी जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ग्रह वगैरह, उसके लिए यूज होती है। और फिर क्या आपका बाह्य, देखिए जो रेडियो वेव वगैरह हैं और जितने आपके सैटेलाइट वगैरह हैं, वो सारे आपके बाह्य मंडल के अंदर आएंगे। बाह्य मंडल, एक आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल तो ये बाहर वाला होगा, और यहाँ आपको यहाँ 4th नंबर पे है जो आपके लिए, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा रेडियो तरंग। इससे ऊपर है सैटेलाइट वगैरह मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य लगाना, अंदर से आपको बाहर की साइड ले जाना। तो सबसे पहले आंतरिक, ये क्या होते हैं अंदर? आपने पढ़ा होगा लेयर ऑफ अर्थ 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 दे रखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपके अंदर होते हैं ना, वो आंतरिक करोड़ हो गई। फिर है कोर, जिसको बोला जाता है, ये हो गया। फिर आपके सेकंड नंबर पे क्या आती है? मेंटल। और लास्ट पे आती है आपकी क्रस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंतरिक हो गया, ये आपका बाह्य हो गया। फिर आपका ये बाह्य हो गया, आंतरिक और बाह्य ये रहा। फिर आपकी आती है मेंटल, और फिर आती है आपकी परपट्टी। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है? वो बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखकर बताइए कि क्या दर्शाता है। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये इक्लिप्स शो करता है, पर ये कौन सा करता है? ठीक है, और ये भी बताया था, जब पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों चीजें हैं, आपस में कोई ना कोई किसी के बीच में आता। अब देखो, जब चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा यहाँ इधर आ जाता है, तो एक लेयर में हो गए, एक लाइन में हो गए। जब एक लाइन में हो जाता है, तो ये कहता है भृत ज्वार भाटा आता है इससे। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो ऐसे आता है लघु ज्वार भाटा। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण लगता है? कौन सा ग्रहण लगता है? बताओ। सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी आ जाए इन दोनों के बीच में, जब लगता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर वहां से बहती है। जब नदी है बड़ी झील में आएगी और वहां से मुड़ती है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये आपका 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर काफी अच्छे से समझा भी रखा है। तभी मैं कह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दूसरी जगह पे। नेक्स्ट, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? अब देखो, सपोज करो ऐसी जगह जहाँ पर हम नहीं जा सकते, ठीक है, और हमें क्या करना है, वहाँ पर रिलीफ वर्क है, वो चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, मतलब वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज कर सकते हो ना वहाँ पे। जल मार्ग है नहीं, रेल मार्ग से जा नहीं सकते, सड़क मार्ग है, वो बहुत बेकार हो चुकी है, मतलब। तो आप एक ही ऑप्शन आपके पास कि आप वायु मार्ग से वहाँ जाइए। नेक्स्ट देखिए, भूगोल की वैसा का जो विशिष्ट मानव जनसंख्या के संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है जनसांख्यिकी। क्या कहलाएगी? जनसांख्यिकी।
सीटेट का एक बेनिफिट ये होता है कि इसने जितना डिफाइन कर रखा है, जैसे 6 टू 8 आएगा तो 6 टू 8 ही अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप सपोज करो आपका 40 मार्क्स का 60 का आपका होता पेपर है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60, तो ये भी डिवाइड है 40 का समथिंग आपका सब्जेक्ट का आएगा। इसके अंदर आपका तीनों आ जाएंगे, ज्योग्राफी भी आ गई, पॉलिटिक्स भी आ गया और आपका क्या आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गया, प्लस आपका 20 पेडागोजी वगैरह आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, सूर्य है ना गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। पहले वहां अस्त होगा, उस वहां बाद में होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर है। अरुणाचल तो इस वजह से होता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसा ये व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि वहां डिफरेंसेस है ना वो लॉन्ग लैटिट्यूड का है। ठीक है, लैटिट्यूड का डिफरेंसेस है। लैटिट्यूड का नहीं, सॉरी, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ये आपका क्या है, ये आपका आसाम ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, तो यहाँ ये लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस है। ठीक है, इस वजह से है, कोई उनका उच्च अक्षांश वगैरह की कोई बात नहीं हो रहा। तो आपका क्या रहेगा इसका, कि वैसे तो दोनों सही हैं, पर क्या रहेगा इसका, ये जो इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत पूछा है, जो पहले से यूज हो रहा, प्राकृतिक गैस बाद में बना है ना। अ, और सौर ऊर्जा, कोयला और ईंधन, एक होता है आपका कन्वेंशनल, एक होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। तो आप देखिए परंपरागत, तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा, सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत है जो कभी खत्म ना हो। सेकंड आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों का मछली का प्रजनन। तो इसका मतलब ये पूछा है कि फिश रियरिंग उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पिशिकल्चर। और अभी साथ साथ जो और भी दे रखे हैं इनको देख लीजिए। विटिकल्चर क्या होता है, अंगूरों जो ग्रेप्स से। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसको आप वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल प्लस फ्रूट होते हैं वो होते हैं। और सेरिकल्चर क्या होते हैं, जो आपका रेशम से रिलेटेड होती है। तो मैंने आपको ये चारों बता दी। ये आपका यहाँ एसएसटी का पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, सोशल स्टडीज़ का। ठीक है, अब हम बात करें प्लस आपका, इसमें हम क्या कर रहे थे, हिंदी, है ना। अब हम करेंगे हिंदी का पोर्शन। तो देखिए फटाफट, भाषा सभी विषयों में डैश में होती है। भाषा सभी विषयों के डैश में होती है। तो भाषा सभी विषयों के ना तो अध्याय में होती है, प्रारंभ में होती है, केंद्र में होती है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर आप भाषा का जरूर यूज करोगे, तो क्या रहेगा आपका, केंद्र में रहेगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट है, वो उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसके बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। कविता जब भी हम पढ़ाते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव विशेष में ही कविता समझते हैं। हाँ, कोई भी कविता है, देखिए आप ये नहीं है कि मराठी आप समझ लोगे या आप गुजराती समझ लोगे, अगर हिंदी है तो आप हिंदी की ही जो पोएम है उनको अच्छे से समझ पाओगे उस लैंग्वेज में। तो ये बात है कि विद्यार्थी अपने अनुभव परिवेश में कविता समझते हैं, ये ठीक है। बाकी हम देखें कवि ने कविता के अर्थ एक अर्थ में लिखी, जिसे हर विद्यार्थी, एक अर्थ में वो कभी नहीं लिखता। सिनोनिम्स आपने पर्यायवाची सुना होगा, वो काफ़ी होते हैं। अलग-अलग अर्थ समझने में पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर बाधित होगी तो फिर पढ़ाएगा तो टीचर का तो काम है बच्चों को पढ़ाना। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए, ये बात ठीक है। अर्थ एक एक निश्चित नहीं, मल्टीपल, ठीक है? अनेकों अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, ए। अब यहाँ से आपको देखिए, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड है ना, उनको पढ़ना सीखो। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा, अगर 3 आपको लग रहा है बिल्कुल अलग, अगर एक आपको उसके साथ बिल्कुल फिक्स हुआ लग रहा है कि ये फिक्स है, तो आप उसी पे फोकस करिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आप मानते हैं कि अलग-अलग तरह की सामग्री पढ़ाने में अवसर मिलने से, अलग-अलग तरह के आप बच्चों को सामग्री पढ़ाने से किस चीज़ के बारे में आपको अवसर मिलता है? व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, व्याकरण है वो समस्त भाषा लिखने में को मिलती है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका, ये पढ़ देखते हैं, ये नहीं आएगा। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी नहीं। लेखकों के बारे में, ये मतलब ठीक है, लेकिन देखिए आपसे पूछा क्या कि अलग-अलग तरह की जब आप सामग्री पढ़ा रहे हैं तो क्या अवसर मिलता है आपको, भाषा का विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है?
और कई बार क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट है वो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले को राइट कर देंगे, नहीं आप पढ़ के तो देखो पूछो क्या है। नेक्स्ट है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी के अंदर जब भी हम विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाते हैं, जैसे जल का हिंदी के अंदर भी आता है ना, साइंस का भी है, तो क्या होता है इसके अंदर, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, ठीक। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा से बढ़ाना, ये भी बात ठीक है। विज्ञान के समय हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना, ये भी ठीक है। विज्ञान की भाषा को समझाना, तो देखो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि विज्ञान के संदर्भ में हम हिंदी भाषा का प्रयोग भी समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो पानी पानी वाला है आपका, पानी पानी तेरी माया तो ऐसा कहाँ मिला, तो पानी वाटर साइकिल है, वो पोएम के थ्रू भी सिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए बच्चे ने जो लिख दी और उसके अंदर मान लो कोई भी एरर कर दिया, बिल्कुल सही लिखा है, जब हम उसका आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो क्या देखते हैं उसके अंदर, व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, ठीक है। अर्थपूर्ण व्याकरण संदर्भों को देखना होगा कि उसने लिखा है वो कैसा लिखा है, मीनिंगफुल है या नहीं है, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। देखिए ये चीज है, हम इस पे ध्यान देंगे, लेकिन जब मीनिंग आपका सही है तो हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। अभिव्यक्ति विचारों को जांचना कि व्यक्ति ने किस प्रकार अपनी विचार, यस लेखन क्षमता, कोई भी टॉपिक दे दिया हमें, मान लो आपको दे दिया टीचर ने कि आप लोकतंत्र पर लिखें, ठीक है, आप लोकतंत्र के ऊपर लिखे, तो हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होगा, तो वो अपने अपने जो थॉट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी की भाषा है, पाठों के अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। पाठ समाज में बहुभाषी स्वरूप की सहज परिस्थिति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। देखिए ये कह रहा है हिंदी में पाठों के अन्य भाषाओं के शब्दों में होने का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले क्या है, पाठ है वो बहुभाषी का स्वरूप की सहज परिस्थिति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सीखा, ये भी नहीं हो सकता। पाठ का लेखक हिंदी, देखिए तो कोई बात ही नहीं है, तो देखो अब पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता फिर लिख कैसे भी, वही विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, तो कोई भी, तो ये देखो अन्य भाषाओं के शब्दों का होना क्या होता है, बहुभाषी, मतलब ज्यादातर अगर आप देखोगे तो सीटेट के अंदर आपका मल्टीपल लिंग, मतलब मल्टीलिंगुअल के बारे में बात की गई है, क्योंकि आप जब भी टीचर बनते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आपको मल्टीपल स्टेट के अंदर भेजा जाएगा कभी किसी, तो वहां के बच्चों को आप कैसे एडजस्ट करोगे, वो सब चीजें इसके अंदर सिखाई गई है। बस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपकी दृष्टि में अभ्यास, आपने पढ़ा, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, ठीक है, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, ठीक है, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, ये भी ठीक है। अभी देखते हैं, पाठ को समझने में मदद कर, तो यहाँ देखो चारों क्वेश्चन हमने पढ़े और इसमें हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं मिला, नहीं मिला ना? तो हम क्या, अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन हम निकालेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी हम कोई भी भाषा करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बच्चा क्या बनता है, लॉजिकल बन जाता है, उसके बारे में सोचता है समझता है, तो इससे बच्चे का तार्किक बनता है, बच्चा सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, विकसित होती है, ये ठीक है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्रियों में अनुवाद, अनुवाद काम रखने का उद्देश्य है, ठीक है, अनुवाद करते हैं हम, उसका क्या मेन पर्पज होता है, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, ये भी ठीक है। पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, ठीक है, बहुत सी सामग्रियों से परिचित करना, तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा आपका, ये है कि जब भी आप इसको सम्मान समझते हो, रखते हो दूसरी भाषा के, तो हम क्या करते हैं, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी पढ़ने के अवसर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कोई भी टॉपिक है आपका हिंदी में था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ था, गुजराती था, मराठी था, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, तो आपका इसका रहेगा सेकंड आंसर। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें, कोई भी बच्चा है मतलब ब्लाइंड है, दिखता नहीं प्रॉपर वे से उनको, तो आप क्या करोगे, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, ये ठीक है। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, ये नहीं है जरूरी कि हम उनको अलग दें, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें कम गतिविधि देंगे, ऐसा तो नहीं है, बच्चा इंफीरियर समझेगा, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए हम उनको फील भी नहीं होने देंगे, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये भी नहीं है। अगर हम उनको स्पेशल सहानुभूति देंगे ना, तो इससे बच्चा क्या करेगा, मेरे को ही टीचर इतना फोकस क्यों कर रहा है, तो वो वैसे डरेगा। तो इसमें है कि हम बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को आगे बिठा लेंगे लेन में, है ना। फिर दिखाई नहीं दे रहा तो हम बोल देंगे, तो बच्चे को हम सुनने पे ये कहेंगे क्लास में, बच्चे ध्यान से सुनो सभी बच्चे, तो इससे क्या, अगर अलग अलग हम क्या करेंगे, उनको उपयुक्त साधन देंगे सीखने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ना सिखाने के लिए आवश्यक है, जब भी हम पढ़ना सिखाते हैं तो हम क्या दे बच्चे को, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ये बात ठीक है, मान लो
एक सेकंड के लिए सभी पढ़ेंगे। लक्ष्य भाषा को अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले। मान लो कोई भी चीज़ हमें पढ़ानी है, लक्ष्य हमने बना रखा, मान लो इंग्लिश है, ठीक है, या हिंदी है हमारी सेकंड लैंग्वेज, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो रोचक सामग्री है उनको पढ़ने और सुनने को मिले, ऐसी-ऐसी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाएँगे। चार्ट से अधिक कक्षा में लगाएँगे, ज़रूरी नहीं चार्ट लगा दो, बच्चा पढ़ के देख लेगा, उनको फिर समझने की कोशिश ना भी करे। केवल लक्ष्य भाषा, केवल तो देखो केवल वर्ड हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ये बात ध्यान दे लेना आप। केवल, ठीक है? तो आपका रहेगा सेकंड बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। भाषा में ये सोचो कि दूसरों के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही चीज़ है। नो, हम क्या करते हैं भाषा के माध्यम से स्वयं से भी क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। करते हैं ना? तो ये आपका बिल्कुल सही है सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है लड़के होकर रोते हो। सुना है ना आपने अपने सराउंडिंग में, अरे ये लड़का है फिर भी रो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब भी हम ये लड़का लड़की को किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम ये जेंडर बायसनेस करते हैं। ठीक है? इसके अंदर दे भी रखा है। भाषा ऑप्शन देखिए एक बार क्या-क्या है, भाषा को अध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, ये तो ज़रूरी नहीं है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, ये ठीक है, जेंडर बायसनेस है इसके अंदर, यही ठीक है भैया। फिर भी हम और पढ़ लेते हैं एक बार बाकी। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, ये नहीं है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने के बाध्य, ये भी नहीं है, ये ठीक है। नेक्स्ट है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी है और उसके संदर्भ में कौन सा कथन हमारा उपयुक्त है? तो कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, ठीक है। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, ये भी ठीक है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, ये भी ठीक है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, चीज़ें सारी सही है, लेकिन सबसे मेन रहेगा, क्योंकि हम लैंग्वेज का पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि आपके जो शुद्ध भाषा है ना, वो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपने इतने टिपिकल वर्ड दे दिए उसके अंदर कि समझ ही नहीं आ रहा मीनिंग, तो फिर क्या बेनिफिट है उस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, एक भाषा का अध्यापक है और बच्चों के अंदर क्या विकसित करना चाहता है? अलंकारिक भाषा किस भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, ठीक है। वही जिसके अंदर ज़्यादा अलंकार वगैरह यूज हो रखे हैं वो करेंगे, लेकिन हम बच्चा लेवल भी तो कौन सा है, 6 to 8 है, तो हम उसी के हिसाब से देखेंगे ना बच्चे को। विविध संदर्भ भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना, ये ठीक है। आगे देखेंगे, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना, ये नहीं। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना, ये भी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, डैश इस कथन पर आपकी राय क्या है? यह बहुत हद तक संभव है, ठीक है, ठीक है। फिर है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ये बात ठीक है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, हर यह बहुत हद तक संभव है, ज़रूरी नहीं है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, यह बिल्कुल सही। तो क्या है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। आप अंग्रेजी लिखोगे, अंग्रेजी की लिपि अलग है, हिंदी लिखोगे, हिंदी की अलग, गुजरात की अलग, मराठी की अलग, तो सबकी अलग-अलग लिपि है, जिसकी जो लिपि है उसी के अंदर उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 का आपका था सेकंड। नेक्स्ट है, अब आपके यहाँ से पैसेज शुरू हो जाएँगे। पैसेज मतलब आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा-सा इसमें एरर है। ये आपको स्वतंत्र भारत के बारे में इन्होंने बता रखा है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद है। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह-तरह की पृष्ठभूमि में लोगों इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णायक प्रक्रिया में हिस्सेदारी से के विचार से परे थे। औपनिवेशिक, देखिए, जब आपको इस टाइप के सारे सेंटेंस ही पैसेज मिलेंगे, आप पैसेज को पढ़ोगे फिर आप करोगे, ठीक है। तो ये लोग किन विचार से प्रेरित आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? देखो, स्वतंत्रता, समानता व निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, तो ये आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। और मेरा ये मानना है, अगर मेरी अप्रोच देखोगे, कोई भी पैसेज वगैरह सोल्व करना है, उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन को रीड करती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट पैसेज रीड करती हूँ। इससे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का हमें एक्यूरेट मीनिंग एक ही वन साइड बोलते हैं ना, उसी में मिल जाता है। बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? तो देश की जनता ने। ये देखिए, हमें 3 या 4 लाइन 3 लाइन पढ़ी है, हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ये मैं सोची यार ठीक है, पढ़ने से भी पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन-सा है? समानता भी, स्वतंत्रता, विचारों का भी अभी सारे लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है उसकी, वो तीनों ही चीज़ों की क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट है, आंदोलन का क्या असर हुआ? आंदोलन का जब भी कोई भी हम स्ट्राइक करते हैं, तो उससे हमें क्या पड़ता है,
चल जाता है। भाई सरकार की हम खुलकर आलोचना करते हैं तभी तो हम कोई आंदोलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस की क्या मांग थी? कांग्रेस क्या चाहता था? ये कहता था कि जो जन विधेयक है वो कौन चुने? विधेयक है वो जनता के चुने हुए सदस्यों में से ही होना चाहिए ताकि वो जनता के प्रॉब्लम को सुन सके और उनको क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। कांग्रेस की हो गया। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। ये बात ठीक है। स्ट्रगल अगर आपने किया लाइफ में कभी भी तो एक दिन डेफिनेट है कि आप क्या होगे, सक्सेस जरूर हो। नेक्स्ट देखिए भाई, एक है ना ऐसा ही आपका पैसेज है जिसमें यहाँ आपको अच्छे से ये इसकी पीडीएफ है वो दिखाई नहीं दे रखी। मैं एक बार दूसरी लगाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ से ये कह रहा है खुलेआम बरसात हो। एक सेकंड, खुलेआम शब्द का सार्थक शब्द क्या? जब आपने पैसेज पढ़ा उसके बिहाफ पे आपको पता चला कि खुलेआम जो शब्द है इसका मीनिंग देखिए वैसे तो क्या है, हम ये चीजें देखें खुलेआम बुराइयां हो रही थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या थे, खुलेआम नगाड़े बज रहे थे। जो आपका सीबीएसई ने जो मान रखा है वो ये ऑप्शन था फोर्थ वाला। दबाव शब्द है, कोई भी आपको एक वर्ड है और वर्ड को जब आपने देखा होगा अनेकों शब्द उनका यूज करना भी सिखाया होगा, संस्कृति भिन्न शब्द है उनके बताया होगा। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो दबाव देखिए अब चारों में आप फिट करके देखिए, सभी में फिल करिए, फिर देखिए कौन हवा का दबाव कम हो गया, ये बात ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भीड़ भाड़ से, भीड़ भाव दबाव से था, ये कोई बात नहीं है। दबाव से था, थी आता तो भी ठीक है। सभी चुपचाप दबाव से थे, ये भी जरूरी नहीं है। चढ़ता दबाव गिरता गया, ये भी कोई नहीं। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट पैसेज देखिए, ये एक आपको मिलेगा गद्यांश और एक मिलेगा आपको पद्यांश। ठीक है, या दोनों आपके गद्यांश ही दे रखा है बार तो सबसे पहले देखिए, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करता है? तो सब जैसे आप पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है, पढ़ी ले एक बार, पढ़ने से क्या होगा हमें पता है, वैसे भी हम बता देंगे। इसके अंदर जो बताया गया वो सहयोगी के बारे में बताया गया कि सहयोग हमें करना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेट करके चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका चट्टान जैसी भारी सवर से क्या आशय है? तो मतलब बहुत ज्यादा गंभीर आवाज होती है जो, ठीक है, सीरियस वॉइस होती है, उसके बारे में बताया गया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों से के जंगल में खा चुका होता है के मायने अंतर को गाते हुए वह डैश भटक जाता है। जब आप ये पूरा पढ़ोगे तो आप देखो ये लिख भी रखा है, जब अंतर, ये देखा, जब अंतर की जटिलता न खो जा चुका वह अपना ही सरगम को लांग कर चला जाता, भटकता एक अनहद हो गया ना, भटक जाता है। अब ये देवी रखा आपका अनहद शब्द है, इसके अंदर हद एक है और अनहद एक उपसर्ग है। उपसर्ग पड़ता है जो पहले लगता है, कोई भी शब्द होता है मूल शब्द से पहले जो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। जो बाद में होता है उसको बोलेंगे प्रत्यय। मूल शब्द, मूल शब्द होना चाहिए जिसका बेसिक मूल होना मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राख जैसा कुछ गिरता हुआ का क्या अर्थ है? राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ सवर। क्या आएगा? बुझता हुआ सवर। संगतकार का अर्थ क्या होता है? गायक के साथ गाने वाले जो लोग होते हैं, मेन के साथ जो और उस वो बोलते हैं ना मंडली, उसको बोला जाता है संगतकार। नेक्स्ट देखिए, ढांढस बांधना। ढांढस बांधना एक आपका मुहावरा है ना, और इसका अर्थ होता है क्या? तसल्ली देना। कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्या देना? तसल्ली देना। ये आपका था सेक्शन, आपका एसएसटी का सीडीपी का पहले हो गया था, इसके बाद आपका एसएसटी का हो गया, हिंदी का हो गया, और लास्ट इंग्लिश का बचा वो आपका कल की वीडियो में करवा दिया जाएगा। फिर कल फिर आपको नेक्स्ट के एसएसटी वाला पोर्शन दिखाया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका पेपर जल्दी से, मतलब आपको प्रीवियस ईयर लगाने से आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।